Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 4 में रिटायरमेंट और डेथ दोनों को साथ साथ कंटिन्यू किया गया है। रिटायरमेंट में कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर था, सिमिलरली डेथ में भी एनपीएसआर है यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जिस तरीके से रिटायरमेंट में कैलकुलेट किया जाता है बिल्कुल सेम तरीका है डेथ में भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो पार्टनर एग्जिस्ट करता था वो या तो रिटायर हो गया है या तो वो मर गया है। इन शॉर्ट वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर गया है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, जो रिटायरमेंट और डेथ दोनों के लिए सिमिलर है। आज का सेकंड टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ डेथ। ये वाला टॉपिक रिटायरमेंट में नहीं आता, ये वाला टॉपिक सिर्फ डेथ में है। रिटायरमेंट में अलग तरीके हैं, डेथ में अलग तरीका है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बंदा एग्जिस्ट करता है लेकिन डेथ के बाद वो पर्सन की जितनी भी इटर्निटी है, जितना भी शेयर है, प्रॉफिट है, उसका जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब उसके एग्जीक्यूटर्स को मिल जाता है। तो इसलिए इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, जो कि 2 तरीके से है। पहला मेथड है हमारा टाइम बेसिस, हाईलाइट करके बताया गया है, टाइम बेसिस है, ठीक है। और दूसरा है सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस में बस एक फ़र्क होता है, जो टाइम बेसिस है वो पार्टनर ने कितना टाइम उस फर्म को दिया उस बेसिस पे होता है, और सेल्स में उसने कितनी इनकम, कितना प्रॉफिट, कितनी सेल्स की, उस पर डिपेंड करता है। टाइम बेसिस में बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ होता है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपको साल का प्रॉफिट दे रखा है पहले तो वो प्रॉफिट लिख लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो पार्टनर का जितना भी शेयर था, 1/3 के लिए आया था, 2/3 के लिए आया था, वो जितने भी शेयर के लिए आया था वो शेयर आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर डेथ ही लिव्ड, यानी कि मरने से पहले वो जितने भी महीने उस फाइनेंशियल ईयर में जिया है उसको लिखा जाएगा। नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर डेथ ही लिव्ड, मरने से पहले वो जितने भी महीने उस फर्म में, उस फाइनेंशियल ईयर में जिंदा था, उस महीने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक पार्टनर ले लेते हैं, सी पार्टनर था, उसका प्रॉफिट कुछ 10,000 था, उसका शेयर 5/10 ले लेते हैं, 1/2 या 5/10 कुछ भी ले लेते हैं। अब कहता है सी वॉज अ पार्टनर हुज प्रॉफिट वॉज 10,000 फॉर अ शेयर ऑफ 5/10 इन अ फर्म एक्स लिमिटेड हु डाइड ऑन 1 अक्टूबर। वैसे तो यूजुअली आपको बीच वाली कोई भी डेट दे सकते हैं, बट 12th क्लास तक के स्टैंडर्ड में आपको 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 31 मार्च या 30 जून, 1 या लास्ट की डेट्स ही दे रखी होंगी। क्वेश्चन कहता है सी वॉज अ पार्टनर हु डाइड ऑन 1 अक्टूबर। तो अप्रैल से 1 अक्टूबर तक काम करना शुरू करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 अक्टूबर को तो वो मर गया। तो सिर्फ 6 मंथ्स हुए। तो 6 मंथ्स को 6/12 करके कैलकुलेट करेंगे। 1/2, 2 से 5,000 एंड 2 से 2,500। तो जो हमारा टाइम बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ वो हुआ 2,500। एग्जाम्पल था, बट इस तरीके से ही टाइम बेसिस वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि है सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस में 2 फार्मूला यूज़ होते हैं जो बहुत ट्रिकी हैं। हमारे पास सेल्स बेसिस में एक चीज़ आती है जिसमें आपको 2 इंफॉर्मेशंस दे रखी होती हैं। पहला प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दे रखा होता है, लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी होती है, करंट ईयर जिस साल वो मरा है, मतलब जिस भी ईयर में वो मरा है, जिस भी टाइम पे वो मरा है उस साल का सेल्स गिवन होगा, उस साल का प्रॉफिट गिवन होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ गिवन होती है, उस एक चीज़ को यूज़ करके हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट से
परसेंटेज निकालनी होती है कि कितना परसेंट था। ऐसे समझ नहीं आएगा, लिख के बताते हैं। हमें प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर गिवन होता है। पहला फॉर्मूला यही है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर पिछले साल, फॉर एग्जांपल 2023-2024 का साल लेके चलते हैं। पिछले साल इतना प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट जो है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जो भी लास्ट ईयर की सेल्स थी, लास्ट ईयर की जो भी सेल थी, जितनी भी थी, लैक्स में थी, 1000 में थी, वो आ जाएगा। उसके बाद इंटू 100, पहला फार्मूला तो यही है। इसको करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाती है कि भाई इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाया गया था लास्ट ईयर। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल मान लो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कितना था, 20,000। सेल्स कितनी थी, 2 लाख थी लास्ट ईयर की, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 10, यानी कि 10% जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमारी थी 10। अब ये तो हुआ लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर को यूज़ करके हमने प्रॉफिट परसेंटेज तो निकाल लिया। अब इस प्रॉफिट परसेंटेज का क्या करना है करंट ईयर में, यानी कि अगर हम ये 2025 की बात कर रहे थे ना, तो 2026 में जो भी सेल्स हुई है, जो भी सेल्स है ऑफ द करंट ईयर, जिस साल वो पार्टनर मरा है उस साल में जो भी सेल्स है, उस सेल्स को जो प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकाला, यानी कि जैसे हमने ऊपर 10% निकाला तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको करने के बाद हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि जो करंट ईयर की सेल्स हमें दे रखी होगी हमेशा क्वेश्चन में, ठीक है। करंट ईयर की सेल्स हमें दे रखी होगी, प्रॉफिट परसेंटेज हमने लास्ट ईयर के फॉर्मूला से निकाल लिया, जो परसेंटेज निकला उससे मल्टीप्लाई करके करंट ईयर का प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बाद भी ये ख़त्म नहीं होगा। जो हमने प्रॉफिट निकाला ना करंट ईयर का, उस प्रॉफिट को, जो हमने करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला, उस प्रॉफिट को जो शेयर है पार्टनर का उसके साथ मल्टीप्लाई करके जितने भी महीने वो जिया, मरने से पहले जितने भी मंथ्स वो ज़िंदा था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर के आपका आंसर कंप्लीट होगा। इसका फॉर्मूला क्लियरली यहाँ पर मैंने रिटर्न नोट्स में प्रिपेयर कर रखा है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दे रखा होगा, डेफिनेटली दे रखा होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें ना दे रखा हो। फिर उसके बाद अपॉन में, डिनोमिनेटर में सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगी। प्रॉफिट परसेंटेज के बाद जो करंट ईयर की सेल्स दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करके करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के बाद शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ मंथ्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। पहली बात तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, जैसे हमने पीछे जब लास्ट ईयर के प्रॉफिट को यूज़ करके कैलकुलेट किया तो हमने उसने एग्जांपल लिया था कि एक पार्टनर था सी, जो कि 1 अक्टूबर को मर गया। तो हमें करंट ईयर की जब सेल्स दे रखी होगी तो वो ऐसे दे रखी होगी कि सी वॉज अ पार्टनर ऑफ फर्म एक्स लिमिटेड हु वॉज एडमिटेड विद द शेयर ऑफ 5/10 बट अनफॉर्चुनेटली डाइड ऑन 1 अक्टूबर। सो हम उस केस में हमें बता रखा है कि जो सेल्स ऑफ द करंट ईयर थी वो 1 अक्टूबर तक की दे रखी है। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, सेल्स ऑफ करंट ईयर, सेल्स ऑफ करंट ईयर टिल पार्टनर डाइड, टिल पार्टनर डाइड। अगर ऐसे दे रखा है तो उस केस में प्रॉफिट होगा और जो उसका शेयर है यानी कि 5/10 के लिए था तो बस इतना मल्टीप्लाई किया जाएगा, नंबर ऑफ मंथ्स नहीं आएगा अगर ये दे रखा है तो। लेकिन अगर सिर्फ इतना मेंशन्ड है कि सेल्स ऑफ द करंट ईयर वाज, सेल्स ऑफ द करंट ईयर वाज, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट इनटू शेयर और इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, जितने भी टाइम पे वो मरा उसके पहले के जितने मंथ्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक डिफरेंस होता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक इतना ही था, बट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट निकालने से तो नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में एंट्री की जाती है कि अगर पार्टनर का प्रॉफिट निकाल दे तो डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करेंगे। जो प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री बनती है, जो कि 2 तरीके से बनती है। पहला तो बनता है अगर हमें रेशियो गिवन नहीं है, रेशियो गिवन नहीं है का इन द सेंस कि अगर हमें नहीं पता कि किस रेशियो में जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उस केस में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट 11th क्लास में सस्पेंस अकाउंट क्या होता है वो हमने अच्छे से पढ़ा था। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी डिसीज्ड पार्टनर है। डिसीज्ड पार्टनर का मतलब है जो भी पार्टनर मर गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, पहली एंट्री ये बनती है। दूसरा कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड क्यूआर इसमें क्या कोड। होगा, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करके, क्योंकि उनको तो मिल रहा है ना, तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करके जो डिसीज्ड पार्टनर है। डिसीज्ड पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर मर गया। उसके बाद नरेशन लिख करके हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट वाली एंट्री थी व्हेन रेशियो इज़ नॉट गिवन, रेशियो इज़ नॉट गिवन, और जब इसमें रेशियो गिवन होती है तो ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली आप जब आपकी बुक की एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सेकंड क्वेश्चन है डेथ वाले टॉपिक में जब शुरू होता है, उसमें क्लियरली आपको दो पार्ट्स दे रखे, जिसमें फर्स्ट वाले पार्ट में ये एंट्री बन रही है और सेकंड वाले पार्ट में ये एंट्री बन रही है। एंट्रीज में बस इतना सा डिफरेंस है। कोई भी डाउट होगा, आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे, आप इसे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी रिटर्न नोट्स थे वो मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके ये रिटर्न नोट्स भी मंगवा सकते हो, क्योंकि इनमें क्लियर दिख रहा है कि अगर रेशियो गिवन नहीं है तो एंट्री क्या होगी, रेशियो गिवन है तो क्या होगी, फॉर्मूलाज भी क्लियरली मेंशन है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड क्यूआर